कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। घर को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। पूरे घर में रंग बिरंगी रोशनियों का जैसे सैलाब आ गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, गर्द सब नए कपड़ों में मलबूस इधर उधर भाग दौड़ में मसरूफ थे। कान पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। एक तरफ जवान बच्चियां एक बुफर पर शादी के नगमात ऊंची आवाज में चलाने के बावजूद ढोलकी पर अपने ऊट पटांग किस्म के गाने अलापने में मसरूफ थीं। शकीला की खुशी दीदनी थी क्योंकि आज उसके इकलौते भाई अरशद की शादी थी जो उसकी अपनी पसंद की लड़की से होने जा रही थी। अरशद उससे 3 साल बड़ा था और उन दोनों में खूब बनती थी। अरशद पेशे के एतबार से एक डॉक्टर था जो एक छोटे से हस्पताल में मुलाजमत करता था। उसके वालिद रहमान अली का शहर में चमड़े का कारोबार था जो ज़्यादातर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जाता था। घर में खुशहाली थी, इसलिए उन दोनों बहन भाइयों को अच्छी तालीम हासिल करने में कोई मुश्किल पेश न आई थी। अरशद तो खैर से एक डॉक्टर बनकर अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था, लेकिन शकीला भी ज़ेरे तालीम थी। उसने फाइन आर्ट का शोबा चुना था और शहर के नामवर इंस्टीट्यूट से डिग्री मुकम्मल करने के लिए दाखिला ले चुकी थी। अरशद को एक रोज़ अस्पताल से वापसी पर सड़क पर उदास बैठी एक नौजवान लड़की नजर आई जो इतनी रात गहरी होने के बावजूद सड़क के किनारे बैठी थी। न जाने वो कौन थी और रात के इस वक्त सड़क किनारे क्यों बैठी थी। अरशद पहले तो गाड़ी को स्पीड से दौड़ाते बहुत आगे निकल गया था, लेकिन अचानक बैक मिरर में उसे सड़क के दाएं किनारे बैठी वो लड़की जो अपना चेहरा नीचे किए खामोश बैठी थी दिखाई देने पर उसने जोर से गाड़ी को ब्रेक लगाए और तेजी से गाड़ी को रिवर्स करते हुए उस सड़क किनारे बैठी लड़की के नजदीक पहुंचकर गाड़ी रोक दी और फिर तेजी से दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। उस लड़की के करीब पहुंचकर उसने उसे मुखातिब किया, कौन हो तुम लड़की, और इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हुई हो। लड़की ने शायद उसकी बात नहीं सुनी थी, इसलिए वह खामोशी से सर नीचे किए उसी अंदाज में बैठी रही। ये देखकर अरशद ने सड़क के दोनों जानिब देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई और गाड़ी या कोई इंसान तक ना दिखाई दिया। उसे बड़ी हैरत हो रही थी कि इस सुनसान सड़क पर आखिर ये कौन लड़की है। उसने दोबारा उसे जरा जोर से मुखातिब करते हुए दोबारा पूछा, मोहतरमा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, कौन हो और इस वक्त यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो। अब शायद उसके ऊंचा बोलने पर उस लड़की पर कुछ असर होता दिखाई दिया। उस लड़की ने जवाब में अपना सर ऊपर उठाया और ये देखकर अरशद की आंखों में एक चमक सी दिखाई दी, जैसे कोई अपनी पसंदीदा चीज को देखकर उसे पाने के लिए बेचैन हो जाता है। ये सब जैसे लाशऊरी तौर पर हुआ था, क्योंकि वो लड़की उसकी सोच से ज्यादा हसीन और जमील थी। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर सफेद पेंट कर दिया हो। उसके सफेद चेहरे पर स्याह हिरनी जैसी आंखें बहुत भली लग रही थी और होंठ इस तरह थे जैसे गुलाब की पंखड़ियां हों। लिबास से वो यूं लग रही थी जैसे अभी अभी किसी शादी के फंक्शन से आ रही हो या जा रही हो। गर्ज उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे कुदरत ने बहुत प्यार से उसे तख्लीक किया हो। उसकी ये ज़ाहिरी शक्ल और कदलो खाल देखकर अरशद ने फौरी तौर पर अपने दिल में एक फैसला कर लिया था। उसे यूं लगा था कि जिस लड़की की उसे तलाश थी शायद वो यही है। वो दिल ही दिल में उसे अपनाने का फैसला कर चुका था। उसने जैसे लम्हों में फैसला ही कर लिया था। लड़की ने जैसे ही सर उठाकर सामने अरशद को देखा तो जैसे उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रोते रोते उसे बताया कि वो शादी की एक तकरीब में गई थी, लेकिन वहां उसका किसी बात पर अपने कजन से झगड़ा हो गया, तो वापसी में उसने इंतकाम के तौर पर उसे इस वीरान और सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन मेरे रोने धोने का उस पर कोई असर ना हुआ। जवाब में मैं थक हार कर यहाँ 2 घंटों से बैठी हूँ कि शायद कोई मेरी मदद को आ जाए, लेकिन इस दौरान भूले भटके से भी कोई गाड़ी नहीं आई। मुझे यहाँ डर भी लग रहा था, लेकिन क्या करती, पैदल कहाँ जा सकती थी। इसलिए ये सोचकर कि यहीं सड़क के किनारे बैठकर किसी मदद का इंतजार करने में ही बेहतरी है। लड़की यूं शुरू हो गई जैसे पहले से गुस्से से भरी बैठी हो और किसी हमदर्द को सामने पाकर जवाब में पूरी तकरीर कर डाली हो। अरशद हौनक बना उसकी बातें सुन रहा था। उसे उस लड़की से बहुत हमदर्दी हो गई थी और उसके साथ साथ उसके कजन पर गुस्सा भी आने लगा था जो उस जवान और इतनी खूबसूरत लड़की को यूं सड़क के बीच छोड़कर भाग गया था। उसने उसकी तमाम बात सुनने के बाद उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा, लेकिन लड़की उसकी बात सुनकर उसे यूं देखने लगी जैसे उसे उसके साथ गाड़ी में बैठना अच्छा नहीं लग रहा हो।
अरशद भी शायद उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगा चुका था। हालांकि कुछ देर पहले वो लड़की खुद उसे ये बता चुकी थी कि वो यहाँ बैठी किसी की मदद की मुंतजिर थी, और अब जबकि वो उसकी मदद को पहुंच गया था तो वो उसके साथ गाड़ी में बैठने के लिए हिचकिचा रही थी। अरशद ने कुछ देर उसके जवाब का इंतजार किया, फिर कंधे झटकते हुए अपने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। लड़की शायद उसके इस रवैये की तवक्को न रखती थी। उसे इस तरह वापस लौटते देखकर जल्दी से उसके पीछे लपकी। उसे अपने पीछे आता देखकर अरशद ज़ेरे लब मुस्कुराया और फिर अंदर बैठकर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। लड़की घूमकर दूसरी जानिब से उसकी गाड़ी में बैठी और दरवाज़ा बंद होते ही अरशद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में वो उससे उसके मुतालिक काफ़ी सारी मालूमात ले चुका था। उसका नाम साइका था, लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह थी कि उसके माँ बाप कुछ अरसा पहले इस दुनिया से जा चुके थे और कोई भाई था ना बहन। सिर्फ यही एक कज़न था जिसका शहर में एक जनरल स्टोर था, जो शादीशुदा था और अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहता था। वालिदैन के मरने के बाद वो उसके साथ उसके घर में ही रहती थी और मोहल्ले में एक मालदार औरत के साथ दोस्ती की वजह से उससे कभी कभार शादी वगैरह में जाने के लिए नए कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लेती थी और इस्तेमाल के बाद ये वापस कर देती थी। घर में उसकी हैसियत एक मुलाजमा की सी थी, इसलिए रहने के एवज उसे काम काज करके वहाँ रहने का जवाज़ बनाना मजबूरी थी। लड़की की बातों से यूँ लग रहा था जैसे वो दोबारा इस घर में नहीं जाना चाहती थी, ख़ास तौर पर उस सूरत-ए-हाल में जब उसका कज़न एक छोटी सी बात को वजह बनाकर उसे यूं सुनसान सड़क पर छोड़कर भाग गया था, जैसे वो पहले से ही अपने दिल में इस बात का तहिया कर चुका हो। बहरहाल जो भी था, अरशद के दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में उस साथ बैठी उस हसीन जमील लड़की को अपनी दुल्हन के रूप में देख रहा था। गाड़ी फराटे भरती सड़क पर दौड़ रही थी और फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद शहर के एक बारौनक इलाके में मुड़ गई। दोनों तरफ खूबसूरत मकानात बने हुए थे, लेकिन उस वक्त कोई बंदा बशर दिखाई नहीं दे रहा था। चंद मिनट का फासला तय करने के बाद अरशद ने एक दरमियाने तर्ज के बने एक खूबसूरत मकान के सामने पहुंचकर गाड़ी रोक दी। स्याह रंग का बड़ा सा गेट बंद था। उसने गाड़ी से नीचे उतरकर बेल दी। दूर एक हल्की सी घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर थोड़ी देर के इंतजार के बाद किसी ने अंदर से गेट की कुंडी खोली और दूसरे ही लम्हे उसे दूसरी तरफ अपनी बहन का चेहरा दिखाई दिया। शकीला ने जल्दी से दोनों गेट खोल दिए। उन्होंने कोई चौकीदार नहीं रखा था, इसलिए ये काम शकीला को खुद ही करना पड़ता था। वैसे भी उन दोनों बहन भाइयों में बहुत दोस्ती थी। वो हर मौजू पर ढेरों बातें करते रहते थे। अरशद ने गेट खुलते देखकर दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करके अंदर पोर्च में लाकर खड़ा किया और दूसरे लम्हे उसे शकीला की हैरत से फटी निगाहें उस गाड़ी से उतरती लड़की के चेहरे पर टिकी दिखाई दी, जो खुद भी बड़ी अजीब सी निगाहों से शकीला और घर के इतराफ नजरें दौड़ाने में मसरूफ थी। ये साइका है, लेकिन उसके मुतालिक कभी कुछ सवाल मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अरशद ने शकीला के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे मुखातिब किया। इससे पहले कि वो कुछ और पूछती, अरशद ने उसे पहले से ही मना कर दिया। शकीला शायद उस लड़की की खूबसूरती को देखकर शशोपंज में मुब्तला हो गई थी। उसके इस तरह पुकारने पर यकदम चौंक गई और फिर असबात में सर हिलाती हुई उन दोनों के पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में उसके अम्मी अब्बू दोनों जैसे उनके मुंतजिर थे, लेकिन उन दोनों के साथ एक अजनबी लड़की को आते देखकर उन्हें बड़ी हैरत हुई। रात के वक्त एक जवान और खूबसूरत लड़की को अरशद के साथ घर में दाखिल होने पर उन्हें काफ़ी हैरत के झटके लगे थे और फिर जब अरशद ने उन्हें तमाम तफसील बताई तो उन्हें उस लड़की से हमदर्दी होने लगी और फिर बहुत मुश्किल से अरशद के अम्मी अब्बू ने उस लड़की को घर पर रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि जब भी वो अपने घर वापस जाना चाहेगी तो उसे बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। चारों नाचार अरशद ने उनकी ये बात मान ली, लेकिन दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मौका मिलते ही अपने वालिदैन को अपनी पसंद से ज़रूर आगाह कर देगा और उसके लिए उसने शकीला को एतमाद में लेने का फ़ैसला कर लिया था। वैसे भी वो दोनों इतने बेतकल्लुफ़ थे कि एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने में ज़रा भी नहीं शर्माते थे। शकीला भी अपने भाई की आंखों में इस अनजान लड़की के लिए पसंदीदगी के आसार देख चुकी थी, लेकिन कुछ सोचकर खामोश हो गई थी। उसके लिए एक कमरा ऊपर वाली मंजिल पर मुख्तस कर दिया गया, जिसमें ज़रूरत का सामान सब मौजूद था, जो गालिबन मेहमान वगैरह के लिए मखसूस कर रखा था। उसे खाना वगैरह देकर वो दोनों उस वक्त अरशद के कमरे में ही मौजूद थे और अरशद उसे तमाम तफसील बता रहा था कि किस तरह उसे अस्पताल से घर लौटते वक्त वो लड़की सड़क किनारे बैठी दिखाई दी और फिर उसकी बताई हुई तमाम मालूमात वो पहले ही अम्मी अबू के सामने उसे सुना चुका था। लगे हाथों उसने अपनी पसंद का भी बता दिया कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। शकीला शायद पहले से उसे अपनी भाभी बनाने की ख्वाब देख चुकी थी और दिल ही दिल में इस बात पर फख्र कर रही थी कि अगर वो उसकी भाभी बन जाए तो वो बड़े फख्र से अपनी सहेलियों के साथ उसका तारुफ करवा सकेगी। उसकी मालूमात के मुताबिक
اس کی किसी सहेली की कोई भी भाभी उस लड़की जैसी खूबसूरत और हसीन नहीं थी। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वो दोनों अपने अपने कमरों में सोने की गर्ज से चले गए। 4 माह हो गए थे। यूं लगता था जैसे साइका के कजन और उसकी फैमिली ने उससे पीछा छूट जाने पर शुक्राने के नवाफिल अदा करके सुकून की सांस ली हो। और इन 4 महीनों में साइका ने अपने रवैये से और रात दिन खिदमत करके अरशद के वालिदैन के दिल में अपने लिए नरम गोशा पैदा कर लिया था, और वो उसे भी अब शकीला की तरह अपनी बेटी की तरह ही समझने लगे थे। और बाजार से वापसी के वक्त अपने बच्चों के साथ साथ उसकी ज़रूरत के लिए भी सामान ले आने लगे। गर्ज इन 4 महीनों में साइका ने अरशद के वालिदैन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो भी उसे अरशद की दुल्हन बनाने का तहिया कर चुके थे। और फिर एक रोज़ मौका देखते ही अरशद ने अपनी अम्मी अबू के सामने अपनी पसंद का इजहार कर दिया, और उन्होंने भी कोई एतराज़ किए बिना उसकी और साइका की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शकीला के तो जैसे पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो सारे घर में उड़ी उड़ी फिर रही थी, और बड़ी खुशी खुशी वो अब अरशद रोज़ाना शादी की शॉपिंग के लिए सारा सारा दिन शॉपिंग मॉल्स में घूमते फिरते। अरशद बहुत खुश था। उसका अंदाज ऐसे था जैसे उसे जन्नत की हूर मिल गई हो। वो बहुत बेसब्री से शादी का दिन का इंतज़ार कर रहा था, जब वो साइका को दुल्हन के रूप में देख सके। आखिर अल्लाह अल्लाह करके वो दिन आ ही गया, और साइका अरशद की दुल्हन बनकर उस वक्त उजला या रूसी के कमरे में मौजूद थी। अरशद ने मुंह दिखाई में उसे हीरे का एक ब्रेसलेट तोहफे में दिया, जिसे उसने अपने हाथों से उसकी खूबसूरत और नाजुक कलाई में पहनाया था। अरशद की खुशी दीदनी थी, और साइका भी बेहद खुश थी। सुहानी रात धीरे धीरे सुबह के उजाले को खुश आमदेद कहने के लिए खिड़कियों से निकलती जा रही थी, और सुबह का उजाला धीरे धीरे अपने पंजे फैलाए कमरे की खिड़कियों से अपनी आमद का पता देने लगा था। सुबह होते ही जरूरी हाजात से फरागत पाकर और तैयार होकर वो दोनों नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, जहां उसकी बहन शकीला अपने अम्मी अब्बू के साथ पहले से मौजूद थी। उन दोनों ने पहुंचते ही सलाम किया, और फिर दोनों ने उन सब के साथ मिलकर भरपूर नाश्ता किया। नाश्ते से फरागत के बाद अरशद को एक इमरजेंसी फ़ोन आने पर हॉस्पिटल जाना पड़ा, और साइका घर वालों के साथ बैठकर बातें करने लगी। उसके बावजूद कि वो इस घर में 4 माह से रह रही थी, लेकिन अरशद के वालिदैन ने उसे कुछ दिनों तक घर का काम ना करने की तलकीन की। उसके बार बार इनकार के बावजूद उन्होंने उसकी एक ना सुनी, और वो फिर कुछ देर बैठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, और दूसरे लम्हे एक हैरतनाक बात देखने में आई कि कुछ देर पहले खूबसूरत और हसीनो जमील दिखाई देने वाला चेहरा एक इंतहाई भयानक और बदसूरत चेहरे में बदल चुका था। जी हाँ, वही साइका जो कुछ देर पहले जन्नत की हूर बनी हुई थी, अब इंतहाई बदसूरत और दिल दहला देने वाले चेहरे के साथ उस कमरे में मौजूद थी। उसके चेहरे के खदोखाल किसी 100 साला बूढ़ी औरत जैसे हो गए थे। चेहरे की खाल लटक गई थी, और बाँचों से 2 नोकीले दांत बाहर निकल आए थे, और हाथों पर स्याह बाल उभर आए थे। पाँव की उंगलियों का साइज भी बढ़ गया था। आंखों की पुतलियां सफेद रंग में बदल गई थीं। कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक इंतहाई भयानक और मकरू शक्ल छुपी हुई है। अपने चेहरे के खदोखाल और जिस्मानी तगय्युर के बदलते ही जैसे वो किसी और दुनिया की मखलूक लगने लगी थी। वो तेजी से कमरे में यूं चकराती फिर रही थी जैसे कोई भूखा शख्स इंतहाई भूख में कुछ भी खाने वाली चीज के लिए भाग दौड़ करता हो। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कमरे में मौजूद फर्नीचर को हड़प कर जाए। वो तेजी से कमरे में मौजूद एक और छोटे कमरे में दाखिल हुई, लेकिन वहां भी उसे नाकामी हुई। उसकी नजरें बड़ी तेजी से कमरे की दीवारों छतों की जानिब सर्च लाइट की मानंद घूम रही थी, और फिर अचानक जैसे उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी और उसे अपने मतलब की एक चीज दिखाई दे गई। जी हाँ, दीवार के एक कोने में छत से चिपकी हुई एक मोटी छिपकली, जो न जाने उस कमरे में कब और कैसे आन घुसी थी। उस पर नजर पड़ते ही वो तेजी से एक बड़ी छिपकली की मानंद बड़ी तेजी से दीवार पर चढ़ने लगी, और इससे पहले कि दीवार पर चिपकी हुई छिपकली अपने बचाव के लिए कुछ करती, साइका ने झपट कर उसे दबोचा और एक ही लम्हे में अपने हलक में उतार लिया। उफ खुदाया, वो क्या चीज थी! एक ही लम्हे में उसने उस छिपकली को जिंदा हालत में अपने मैदे में उतार लिया था। जिस तरह वो दीवार पर चढ़ी थी उसी तरह वापस उतरकर जमीन पर मौजूद थी। वो दोबारा अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाने लगी। शायद उसे फिर किसी और चीज को तलाश थी, लेकिन इससे पहले कि वो वॉशरूम की जाने पड़ती, कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही साइका की जाहिरी हालत दोबारा पहले वाली हालत में तब्दील होने लगी, और चंद लम्हों के बाद वो पहले की तरह जवान और खूबसूरत बनी कमरे में मौजूद थी। उसने दरवाजा खोला तो सामने शकीला मौजूद थी। उसके हाथ में नए कपड़ों का एक पैकेट था,
जिसे उसने ये कहकर साइका की तरफ बढ़ा दिया कि ये पैकेट उसे शादी के तहफ़ में दिया गया था। शायद सामान उठाते वक्त वहीं नीचे कमरे में रह गया था। साइका ने शुक्रिया अदा करते हुए पैकेट उससे लेते हुए अंदर आने का कहा, लेकिन शकीला किसी काम का कहकर वापस पलट गई। साइका ने चंद लम्हों तक उसे वापस जाते देखा और चेहरे पर एक खबीस सी मुस्कुराहट उभर आई और उसके साथ ही उसकी आंखों की पुतलियां एक लम्हे के लिए सफेदी में बदल गईं। लेकिन दूसरे ही लम्हे दरवाजा बंद करके वापस कमरे में लौट आई। उसने हाथ में पकड़ा पैकेट बेड पर उछाल दिया। उसके चेहरे पर यूं आसार थे जैसे उसे शकीला का उस वक्त आना नागवार गुजरा हो। उसने दांत किचकिचाते हुए वॉशरूम का दरवाजा खोला और एक झटके से बंद कर दिया और दूसरे लम्हे वॉशरूम से यूं आवाजें आने लगी जैसे अंदर बहुत सी बिल्लियां आपस में लड़ झगड़ रही हों। उस घर के मकीन तस्वुर में भी ये नहीं सोच सकते थे कि जिसे वो एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में अपने घर लेकर आए हैं, वो दर हकीकत एक बला है, एक इंतहाई खौफनाक बला। घर में एक खूबसूरत बिल्ली जो शकीला ने अपने वालिदैन की मुखालिफत के बावजूद बड़े प्यार से पाल रखी थी, वो अचानक एक रोज गायब हो गई। सारे घर में ढूंढने के बावजूद कहीं न मिली, छत पर भी नहीं मिली। आस पड़ोस के घरों से मालूम करने पर उसका कुछ पता न चला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो बिल्ली इस वक्त साइका के पेट में मौजूद थी। जब वो एक रात चुपके से पानी पीने की गर्ज से किचन में वापस आते हुए उस बिल्ली को हड़प कर चुकी थी। उसी तरह घर में मौजूद स्टोर के तमाम चूहे भी उसका तरनवाला बन चुके थे। एक रोज शकीला के रिश्ते के लिए कुछ लोग घर में आए और एक ही नजर में उन्हें शकीला बहुत अच्छी लगी और कुछ ही दिनों में चट मंगनी की रस्म अदा कर दी गई और एक माह बाद शादी की तारीख तय पा गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। साइका ने इस बार शकीला के साथ मिलकर उसकी शादी की तमाम शॉपिंग की। अरशद मसरूफियत की बिना पर जा नहीं पाता था, लेकिन जरूरत के वक्त उन्हें पैसे दे देता, जो वो सुबह नाश्ते से फारिग होकर शॉपिंग की घर से बाजार निकल जाती। दिन कैसे गुजरे पता ही न चला और शादी का दिन सर पर आन पहुंचा। घर में तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। सुबह बारात आना थी। घर में मुनासिब इंतजाम होने की वजह से कोई परेशानी नहीं थी। चूंकि सब अपने ही अजीजों कारब थे, इसलिए कोई बदमज़गी पैदा नहीं हो रही थी। शकीला अपने कमरे में मौजूद थी और उसके कमरे में उस वक्त उसकी सहेलियां और कुछ रिश्तेदार लड़कियां मौजूद थीं जो उससे छेड़छाड़ में लगी हुई थीं। इतने में एक लड़की हाथ में एक सूट उठाए उस कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, भाई जिस कमरे में भी जाओ 2-4 अफराद मौजूद हैं, हत्ता कि वाशरूम भी खाली नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कपड़े कहाँ जाकर तब्दील करूं। लड़की ने बेबसी से कहते हुए सब की जानिब देखा। वो सब हंसी खेल में मसरूफ थी। उसकी बात सुनकर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। मेरे ख्याल में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम भाभी के कमरे में चली जाओ। वो इस वक्त अपने कमरे में ही मौजूद हैं। उनके सर में दर्द हो रहा था, इसलिए आराम की गर्ज से वो अपने कमरे में चली गई थी। शकीला ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। वो उसकी दूर की कजन थी जो खानेवाल से अपनी दादी के साथ शादी की रसूमात में शिरकत की गर्ज से लाहौर आई थी। शकीला की बात सुनकर उसने सर हिलाया और वापस लौट गई। चूंकि उसे इस घर में आए 3-4 रोज हो गए थे, इसलिए उसे भाभी साइका का कमरा ढूंढने में कोई दिक्कत न हुई। दरवाजे के सामने पहुंचकर हाथ से दरवाजा खटखटाने पर दूसरी तरफ कुछ देर इंतजार करने के बाद किसी के चटखनी खोलने की आवाज आई और दूसरे ही लम्हे दरवाजा खुलते ही दूसरी तरफ साइका की शक्ल नजर आई। उसके चेहरे से यूं लग रहा था जैसे वो नींद से उठी हो। सामने खड़ी एक लड़की पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात उभरे, लेकिन ऐसा सिर्फ पल भर के लिए हुआ और दूसरे लम्हे लबों पर मुस्कुराहट लाते हुए उसने उससे यहाँ आने का मकसद पूछा। जब उसने कमरे में कपड़े बदलने के लिए कहा तो साइका ने कुछ देर सोचते हुए एक तरफ होकर उसे अंदर कमरे में दाखिल होने के लिए रास्ता दिया और हाथ के इशारे से वॉशरूम की जानिब इशारा कर दिया। लड़की सीधी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और अंदर से कुंडी लगाकर कपड़े तब्दील करने लगी। कुछ ही देर में वो हाथ में उतारा हुआ लिबास थामे जैसे ही कमरे से निकली, उसके मुंह से खौफ से चीख निकल गई। उसकी हालत देखने वाली थी। थोड़ी देर पहले जब वो कमरे में आई थी तो जो हसीन चेहरा उसके सामने था, अब इंतहाई भयानक सूरत लिए उसके सामने था। दूसरे लम्हे वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से खौफ से झाग निकलने लगी। यूं लगता था जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। घर ज्यादा बड़ा ना होने की वजह से चीख की बाज़गश्त पूरे घर में फैल गई और दूसरे ही लम्हे साइका के कमरे में बहुत से अफराद इकट्ठे थे। सब लोग चहमगोइयों में मसरूफ थे। हर कोई अपनी अपनी हाँक रहा था। सब साइका से उस लड़की के बेहोश होने की वजह पूछ रहे थे। साइका ने उन्हें बताया कि जब वो लड़की वॉशरूम से लिबास तब्दील करके वापस निकली तो न जाने क्यों एक चीख मारकर बेहोश हो गई। सब लोग हैरत से जमीन पर बेतरतीब पड़ी उस लड़की को देख रहे थे। उसकी दादी को किसी ने अभी तक ये नहीं बताया था कि ख्वामख्वाह कहीं वो परेशान ना हो जाएं। वैसे भी वो शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीजा थी।
इसलिए उनसे ये बात छुपाई गई थी। साइका ने जल्दी से अरशद को हॉस्पिटल में फ़ोन कर दिया, जो 10-15 मिनट के वक्फे से फ़ौरन घर पहुंच गया। उसने घर पहुंचते ही उस लड़की को फ़ौरन तिब्बी इमदाद देकर एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, जो कुछ ही देर में घर पहुंच गई थी। फिर कुछ लोगों की मदद से उसे उठाकर एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गए। अरशद ने किसी को भी अपने साथ ले जाने से इज्तनाब किया था। घर में सब लोग एक कमरे में बैठे इसी बात का जिक्र कर रहे थे। शकीला भी बहुत परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले तो वो ठीक ठाक उसके कमरे में आकर अपने कपड़े बदलने के लिए जगह के मुतालिक पूछने आई थी। उस वक्त उसके चेहरे और बातों से यह अंदाज़ा न हुआ कि उसे कोई बीमारी वगैरह हो, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाभी के कमरे में वो बेहोशी की हालत में पाई गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब उसकी सेहत याबी के लिए दुआएं मांग रहे थे। वैसे भी शादी का मौका था, इसलिए कोई भी बदमज़गी उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल से कोई इतला मौसूल न हुई थी। सब लोग एक एक करके कमरे में जमा थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजने से तमाम माहौल गूंज उठा। शकीला ने जल्दी से आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से न जाने क्या सुनाई दिया कि उसके हाथ से रिसीवर छूट गया और वो लहरा कर एक जानिब जा गिरी और दूसरे लम्हे वो बेहोश पड़ी थी। कमरे में मौजूद तमाम अफराद जो इस तरह अचानक फ़ोन की घंटी बजने पर चौंक गए थे, उसके ज़मीन पर गिरते ही उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। रिसीवर अभी तक नीचे ज़मीन की जानिब लटक रहा था। एक ने आगे बढ़कर जल्दी से रिसीवर थामा और हेलो हेलो करते दूसरी जानिब की आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन शायद दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, आखिर फ़ोन किसका था और दूसरी जानिब से ऐसा क्या कहा गया कि शकीला बेहोश हो गई। इन सब सवालों का जवाब तो शकीला के होश के आने के बाद ही मिल सकता था। कुछ औरतों ने जल्दी से उसके हाथों को मसलना शुरू कर दिया और एक लड़की भागकर जल्दी से पानी का एक जग उठा लाई थी। एक सयानी औरत ने शकीला का नाक चुटकी में पकड़कर उसका सांस रोका, तो चंद लम्हों बाद शकीला ने एक झटके से झुरझुरी लेते हुए आंखें खोल दी और फिर चंद लम्हों तक फटी फटी आंखों से खुद पर झुकी हुई औरतों को देखने लगी। फिर शऊर के बेदार होते ही उठकर बैठ गई। एक औरत ने जल्दी से उसे पानी पिलाया तो उसे कुछ सुकून मिला। तो फिर सबके पूछने पर उसने बताया कि इस अस्पताल से अरशद भाई का फ़ोन था और ये कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। मजीद बताया कि अरशद भाई ने यह भी कहा कि वो किसी अनजानी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके मुंह से बेरब्त अल्फाज निकल रहे थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे का रंग बता रहा था कि उसने कोई इंतहाई खौफनाक और भयानक चीज़ देख ली हो। और कुछ देर तक यूं ही खौफजदा हालत में रहने के बाद उसकी रूह कफस अंसरी से परवास कर गई और ये कि अस्पताल में ज़रूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसकी डेड बॉडी सुबह लाई जा सकेगी। अब कोई जवाब ना रहा था कि उसकी दादी को भी तमाम हकीकत से आगाह कर दिया जाता। इसलिए शकीला के अबू ने उस लड़की की दादी को उस कमरे में जाकर उसकी पोती की यूं अचानक मौत का बता दिया। ये सुनकर दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, लेकिन घर में उनकी अद्वियात मौजूद होने की वजह से बड़ी मुश्किल से उन्हें दवा देकर बेहोश होने से बचा लिया गया, वरना जिस तरह उनकी हालत बिगड़ गई थी वो उन सब के लिए परेशानी का बायस बन सकती थी। शकीला के अबू ने फौरी फ़ोन पर अरशद से बात करके तमाम हालात मालूम किए और फिर तमाम अफराद को मजीद सूरत हाल से आगाह करके उनमें से कुछ अफराद को सुबह के काम समझाए। बाकी सबको अपने अपने कमरों में जाने की तलकीन करके खुद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सुबह सवेरे ही अरशद एक एम्बुलेंस में लड़की की लाश ताबूत में लेकर आया। घर में एक कोहराम मच गया था। सिर्फ एक चेहरा ऐसा था जिस पर अजीब तरह की शैतानी मुस्कुराहट थी और वो थी साइका। वो दुपट्टे में मुंह छुपाए अपने नकीले दांतों से खिल रही थी। अरशद ने मेहमानों में से चंद नौजवानों को साथ लेकर ताबूत सहन में ही रख दिया। सब रोने धोने में लग गए। अरशद साइका को कुछ बताने लगा, जिसे सुनकर उसने सर हिलाया। तमाम ज़रूरी रस्मात से फरागत के बाद और आपस में बाहमी रजामंदी के बाद लड़की को वहीं कब्रिस्तान में दफना दिया गया। शकीला की शादी बड़ी सादगी के साथ कर दी गई और वो पिया घर सुधार गई। दिन गुजरते रहे और एक रात अचानक अरशद की अम्मी को यूं महसूस हुआ जैसे कोई बाहर कॉरिडोर में पांव घसीटते हुए चल रहा हो। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा। जब वो वॉशरूम जाने की गर्ज से अपने पलंग से उतरकर जाने लगी तो बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। रात के इस वक्त कौन हो सकता है जो यूं पांव घसीटकर चल रहा हो? साइका और अरशद तो अपने कमरे में मौजूद थे और वो अपने शौहर के साथ यहाँ मौजूद थीं। तो फिर पहले तो उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं कोई चोर उचक्का ना हो, लेकिन ऐसा नामुमकिन था क्योंकि बाहर का दरवाज़ा मुकफ़ल था और सहन की भी इस तरह तामीर की गई थी कि कोई बाहर से कूद कर अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। तो फिर चोर कैसे अंदर आ सकता था?
ये सोचकर उन्हें हिम्मत हुई और उन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर देखने का फैसला किया। उन्होंने आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर झांकने की कोशिश ही की थी कि जैसे किसी ने जल्दी से बाहर से दरवाजे को धक्का देकर बंद कर दिया। दरवाजा एक जोरदार आवाज से बंद हो गया और उसके शोर से यकदम अरशद के अब्बू की आंख खुल गई और दूसरे ही लम्हे उनकी नजरें अपने सामने खड़ी अपनी बेगम पर पड़ीं, जो उन्हें होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का कह रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ और वो उन्हें ऐसा रहने के लिए इशारा क्यों कर रही हैं। वो भी बेड से उतरकर उनके नजदीक आकर खड़े हो गए और सरगोशी में उससे पूछा कि जवाब में उसने उसे तमाम बात बता दी। ये सुनकर अरशद के अब्बू ने दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। बाहर अब खामोशी छा चुकी थी। कुछ देर तक जोर आजमाई करने के बाद वो दोबारा अपने बेड पर आकर लेट गए, लेकिन इस बार नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बाकी रात यूं ही आपस में उस अचानक होने वाली इस इफ्तार पर बातें कर रहे थे, लेकिन काफी देर तक मगजमारी करने के बावजूद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर न जाने किस वक्त नींद की वादी में चले गए और कमरे में उन दोनों के खराटे गूंजने लगे। सुबह नाश्ते की मेज पर दोनों चोर नजरों से एक दूसरे की तरफ यूं देख रहे थे कि जैसे ये फैसला न कर पा रहे हों कि उन्हें अरशद और अपनी बहू को रात वाला वाकया बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो दोनों ये वाकया सुनकर कहीं खौफजदा ही ना हो जाएं। सुबह जब उन्होंने दोबारा दरवाजा खोलना चाहा तो वो आसानी से खुल गया, जैसे उसने किसी ने बंद ही न किया हो। फिर काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने इस बात को पोशीदा रखने में ही आफियत समझी और खामोशी से नाश्ता करके फारिग हो गए। अरशद हस्बे मामूल नाश्ता करके हॉस्पिटल के लिए निकल गया और साइका घर के काम काज करने में मसरूफ हो गई। नाश्ते की टेबल से उठकर वो दोनों अपने कमरे में चले गए और रात वाले वाकया पर आपस में गुफ्तगू करने लगे। दिन गुजरते रहे और फिर एक दिन अचानक अरशद के अब्बू की तबीयत नासाज होने की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। अरशद ने उन्हें अपने हॉस्पिटल में आईसीयू में एक बेड अलॉट करवा दिया था और उनका इलाज मुआवजा शुरू कर दिया गया। उसकी अम्मी को चंद रोज उनके साथ रहना पड़ा, लेकिन घर की देखभाल और कामकाज के सिलसिले में उन्हें घर जाना पड़ा और उनके जाने के बाद अरशद ने एक मेल नर्स की खिदमत हासिल कर ली। उनकी तबीयत के मुताबिक अभी उन्हें एक हफ्ता मजीद हॉस्पिटल में रहना था। ये एक रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा जब अरशद की अम्मी को तहज्जुद के लिए उठना पड़ा। मामूल के मुताबिक उनकी आंख खुद ब खुद उस वक्त खुल जाती थी। इस बार आंख खुलने से उन्होंने बेड से उतरने से पहले चंद मिनट तवक्कुफ किया और फिर वाशरूम की जानिब कदम बढ़ाए कि अचानक यूं महसूस हुआ जैसे बावर्ची खाने में कोई बर्तन खटका हो। पहले तो उन्होंने इसे अपना वहम ख्याल किया, लेकिन फिर अचानक उन्हें कुछ दिन पहले वाला वाकया याद आ गया। वो खौफजदा हो गई। उन्होंने डरते डरते बाहर जाने वाला दरवाजा खोलना चाहा तो वो यूं खुल गया जैसे पहले से इस बात का मुंतजिर हो। ये देखकर उन्हें जरा हौसला हुआ। वो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगी। बावर्ची खाना कॉरिडोर से जरा फासले पर था, लेकिन उसमें पैदा होने वाली आवाजें बाकायदा कमरे में सुनी जा सकती थी, इसलिए शायद उन्हें भी वो आवाज सुनाई दे गई थी। अरशद और उनकी बहू का कमरा बालाई मंजिल पर था, इसलिए उन्हें आवाज नहीं दी जा सकती थी। इसलिए उन्होंने हिम्मत यकजा करके बावर्ची खाने की जानिब कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ज्यों ज्यों वो नजदीक जाती रहीं वैसे वैसे आवाजें साफ सुनाई देती रहीं। यूं लग रहा था जैसे कचर कचर कोई चीज चबाने की कोशिश कर रहा हो। पहले तो वो समझी कि शायद बावर्ची खाने में कोई बिल्ली वगैरह घुस आई होगी, लेकिन फिर दूसरे लम्हे उन्होंने अपना सर झटक दिया, क्योंकि रात सोने से पहले उन्होंने खुद बावर्ची खाने का दरवाजा बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया था। ऐसे में किसी बिल्ली का दरवाजा खोलकर अंदर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच के अमल के दौरान वो ठीक बावर्ची खाने के नजदीक पहुंच गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से अब आवाजें बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही थी। उन्होंने खुद को दरवाजे के पीछे छुपाते हुए हल्का सा सर अंदर की जानिब करके झांका और दूसरे ही लम्हे उनके मुंह से इंतहाई भयानक चीख निकल गई। उफ खुदाया, ये क्या था? एक इंतहाई करीहुल शक्ल औरत जिसके सरकंडों जैसे बाल थे जो ऊपर की जानिब उठे हुए थे और उसने लंबा सा चोगा ज़ेबे तन किया हुआ था। पाँव और हाथों पर स्याह बाल थे। उसके सामने डीप फ्रीजर खुला हुआ था और उसमें रखा हुआ गोश्त जो महीने भर के लिए खरीदा जाता था एक थाल में रखा था और वह भयानक सूरत औरत बड़ी रग़बत से उस कच्चे गोश्त को खाने में मसरूफ थी। गोश्त खाने से उसके मुंह से बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी। वो कच्चा गोश्त यूं खा रही थी जैसे वो उसका मनपसंद खाना हो। उस औरत के तस्वुर में भी नहीं था कि रात के इस पहर कोई अचानक वहां पहुंचकर उसकी असलियत का भांडा फोड़ देगा, लेकिन ये सब कुछ तो हो चुका था। उसने जैसे ही एक चीख सुनी तो उसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा
और दूसरे ही लम्हे खुले दरवाजे से अरशद की अम्मी यूं नीचे फर्श पर गिरी जैसे आटे की बोरी। अरशद की अम्मी के नीचे गिरते ही वो औरत दांत किचकिचाती जल्दी से पलटी और एक झटके से डीप फ्रीजर का दरवाजा बंद करके तेजी से बाहर निकल गई। उसके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे उसे किसी की मुदाखलत पर बहुत बुरी लगी हो, लेकिन न जाने किसी वजह से वो बेबसी और गुस्से से तिलमिलाती बाहर निकल गई। रात खत्म होने में अभी चंद घंटे मजीद थे। न जाने किस वक्त तक अरशद की अम्मी जमीन पर पड़ी रहती कि उनकी चीख की बाज गश्त पूरे घर में गूंज उठी थी, और शायद इसी वजह से अरशद बेतहाशा भागता हुआ अम्मी की जानिब लपका कि अचानक रास्ते में वो कॉरिडोर और बावर्ची खाने के दरवाजे के दरमियान बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उन्होंने जल्दी से उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन उसके बावजूद उन पर पानी का कुछ असर न हुआ। परेशानी की हालत में उसे ये भी ख्याल तक न आया कि अपने कमरे में अपनी बीवी की मौजूदगी का भी ख्याल कर ले कि वो उस वक्त मौजूद थी या नहीं। लेकिन अब ख्याल आने पर उसने अपनी बीवी साइगा के साथ मिलकर अपनी अम्मी को उठाकर उनके बिस्तर तक जाने के लिए उसे आवाजें देना शुरू की, तो एक दो आवाजों पर ही दूसरे लम्हे वो उसके सामने थी। अरशद ने यह भी सोचना गवारा न किया कि साइका चंद लम्हों में बनी उसके सामने कैसे आ गई थी। हालांकि बालाई मंजिल से नीचे आने तक तकरीबन 5-6 मिनट का वक्त तो लाजमी दरकार था, लेकिन वो चूंकि अपनी अम्मी की बेहोशी की वजह से परेशान था, इसलिए इस तरफ तवज्जो न दे सका। रात के उस वक्त उन्हें अस्पताल तक ले जाने के बजाय साइका की मदद से उनके बेड तक ले जाने में कामयाब हो गया था। वो अभी तक बेहोश थीं। अरशद ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तहत घर में मौजूद मेडिसिन के जरिए उन्हें होश में लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये देखकर उसे बहुत हैरत हुई कि लाख कोशिशों के बावजूद उनकी बेहोशी वाली कैफियत दूर ना हो सकी। ये देखकर उसने जल्दी से अस्पताल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई। वो अपनी अम्मी की हालत देखकर काफी परेशान हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ खड़ी साइका का चेहरा एक लम्हा के लिए इंतहाई भयानक हो गया और उसकी आंखों की पुतलियां यकदम सफेद हो गई थी और उसके लबों पर बड़ी खबासत भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। यूं लगता था जैसे उसे सामने बिस्तर पर बेहोश पड़ी अपनी सास की हालत देखकर अनजानी खुशी मिल रही हो, लेकिन उसका ये रूप अरशद देखने से कासिर रहा। अभी 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि बाहर एम्बुलेंस का हॉर्न बजने की आवाज सुनाई दी। अरशद पहले से ही बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। आवाज सुनते ही फौरन बाहर की जानिब लपका और बड़ा गेट खोलकर एम्बुलेंस से उतरते एक शख्स को देखकर उसे जल्दी से स्टेशन अंदर लाने के लिए हिदायत दी, लेकिन उसके मुंह से अल्फाज निकलने से पहले ही वो शख्स एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे को खोलकर स्ट्रेचर निकाल चुका था। फिर उन दोनों ने मिलकर अम्मी को एम्बुलेंस तक पहुंचाया और चंद ही मिनटों में हॉस्पिटल पहुंच गए। अरशद सारे रास्ते बहुत परेशानी की हालत में बार बार अम्मी की जानिब देख रहा था, जिनकी हालत जूं की तूं थी, मुकम्मल बेहोशी वाली कैफियत। अगला सारा दिन इसी परेशानी में गुजर गया। शाम के साए फैलते हुए रात की तरफ बढ़ रहे थे। अरशद और उसका वालिद हॉस्पिटल में थे। घर में साइका अकेली थी और अपनी असली हालत में घर में दंदनाती फिर रही थी, और दूसरे ही लम्हे उसके खूबसूरत चेहरे ने एक भयानक डायन का रूप धार लिया और उसके हाथ और पांव स्याह लंबे बालों से छुप गए। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और हाथों की उंगलियां इंतहाई लंबी और बदसूरत शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उसने जल्दी से पूरे घर में घूमना शुरू कर दिया। उसका अंदाज यूं था जैसे वो घर में कुछ तलाश कर रही हो। उसके मुंह से बड़ी अजीबोगरीब और खौफनाक आवाजें निकल रही थी, लेकिन उस वक्त उस घर में उसके सिवा कोई और ना था जो उसका ये भयानक रूप देख पाता। इसी असना में बाहर का दरवाजा बजा। हालांकि बाहर घंटी भी लगी थी, लेकिन उसके बावजूद दरवाजे का खटकना उसकी बात की अलामत थी कि जरूर कोई बच्चा होगा जिसका हाथ दरवाजे पर लगी घंटी तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। ये सोचकर उस डायन के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी और दूसरे ही लम्हे उसने दरवाजे की ओट में खड़े होकर बाहर का दरवाजा खोल दिया। दूसरी तरफ कोई बच्चा ही था, जिसके हाथ में एक प्लेट जिस पर सफेद रुमाल ढका हुआ था। वो खड़ा था, गालिबन उस घर में कोई चीज देने आया था। दरवाजा खुलते देखकर वो जल्दी से अंदर की जाने पड़ा और दूसरे लम्हे दरवाजा तेजी से बंद हुआ और दूसरी तरफ खड़ी उस डायन ने जल्दी से बच्चे को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया। वो 6-7 साल का बच्चा था जो अचानक इस मुसीबत पर घबरा गया और प्लेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और उसमें मौजूद चावल जमीन पर बिखर गए। एक मजबूत पंजे में उस मासूम की गर्दन भला क्या हैसियत रखती थी। चंद ही लम्हों में वो एक मुर्दा कैंचवे की मानित उस भयानक हाथों में झूल रहा था। बच्चे के मुर्दा जिस्म को हाथों में लटकाए वो सीधी बावर्ची खाने की जाने पड़ी और उसके फर्श पर उसे आटे की बोरी की मानिंद फेंक दिया। दूसरे ही लम्हे दाएं जानिब पड़ी एक छुरी उठाई और फिर वहां एक भयानक खेल देखने में आया, जिसे एक अच्छा खासा दिल गुर्दे वाला इंसान भी जागती आंखों से देख लेता तो शायद घबराकर जरूर बेहोश हो जाता।
उस डायन ने उस छुरी की मदद से उस बच्चे के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और हड्डियों का एक ढेर एक जानिब रखकर उसका गोश्त बड़ी रग़बत से खाने लगी। उसकी बांछों से गिरने वाला खून और उसका हुलिया इंतहाई दिल दहला देने वाला था। गोश्त के तमाम पार्चे चंद ही मिनटों में यूं उसके पेट में चले गए जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। बाद में हड्डियों को एक बैग में डालकर उसे सहन में रखे कूड़ादान में डाल दिया। इस कार्रवाई से फरागत पाते ही उसने एक अंगड़ाई ली और फिर उसका हुलिया दोबारा साइका के जिस्म में ढलने लगा। अपने पहले वाले हुलिये में आते ही उसने जल्दी से बावर्ची खाने का फर्श धो दिया और खून की बू खत्म करने के लिए फर्श को सर्फ के साथ अच्छी तरह साफ कर दिया। वहां का मंजर देखकर अब कोई मर कर भी यकीन न कर सकता कि थोड़ी देर पहले यहाँ एक बहुत ही भयानक खूनी खेल खेला जा चुका है। इस काम से फारिग होने के बाद वो वहां की कुंडी लगाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। शाम के 7 बज चुके थे जब अरशद वापस घर पहुंचा, लेकिन उसके साथ उसकी अम्मी नहीं थी। जमीन पर गिरने की वजह से शायद उन्हें दिमाग पर अंदरूनी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें होश तो आ गया था, लेकिन उनकी जैसे याददाश्त चली गई थी। वो अरशद को भी बहुत मुश्किल से पहचान पाई थी। अरशद बहुत परेशान था। उसे अपने सीनियर से मशवरा करने के बाद उसे अम्मी को तकरीबन 1 हफ्ते के लिए आईसीयू में ही रखना था। साथ ही डॉक्टरों के मुताबिक शायद 1 हफ्ता के बाद उनकी तबीयत में तब्दीली आ जाए और वो पहले वाली हालत में आ जाए। ये सोचकर अरशद ने घर का रुख किया कि घर से ज़रूरी सामान ले आएगा और साइका को भी बता देगा। घर के सामने पहुंचते ही अरशद ने घंटी बजाई तो दरवाज़ा खुलते ही अंदर दाखिल हुआ। साइका उसके पीछे चलती हुई अपने कमरे तक आई और फिर उसके लिए चाय बनाने का कहकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अरशद ने मना कर दिया कि वो चाय अभी हॉस्पिटल से पी कर आ रहा है। फिर उसे अम्मी की हालत में बताकर कुछ सामान पैक करने का कहा। वो बहुत थक गया था, इसलिए कुछ देर बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। साइका कुछ देर उसे यूं ही लेटा देखती रही, फिर कुछ सोचकर कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ी और चंद सूट निकालकर एक जानिब रखने लगी। फिर कुछ और सामान लाकर वहीं रख दिया। तकरीबन 1 घंटा आराम करने के बाद अरशद ने आंखें खोली और फिर साइका को बताया कि वो सुबह हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि उस वक्त वो अम्मी के पास एक मेल नर्स को छोड़ आया था जो उसकी गैर मौजूदगी में अम्मी का ख्याल रखेगा। वो मेल नर्स उसके हॉस्पिटल में ही था, इसलिए भरोसे का आदमी था। अरशद की ये बात सुनकर साइका ने तमाम सामान उठाकर एक जानिब रख दिया और उसके लिए चाय बनाने का कहकर बाहर निकल गई। अरशद फिजा में नजरें जमाए न जाने क्या सोच रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन क्या गड़बड़ है इस बात की उसे समझ ना आ रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने सर झटका और नहाने की गर्ज से वॉशरूम में चला गया। नहा धोकर और कपड़े बदलकर उसने साइका के साथ बैठकर चाय पी और फिर उधर उधर की बातें करने लगे। साथ ही उन्होंने अम्मी की तबीयत बहाल होने के लिए दुआ मांगी, वो जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर दोबारा घर आ जाए। फिर एक ज़रूरी काम का बताकर अरशद घर से निकल गया और साइका रात के खाने की तैयारी के लिए बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गई। ये रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होगा। अरशद को अचानक शिद्दत से पानी की प्यास महसूस हुई। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए आंखें खोली, दूसरे ही लम्हे एक दिलखराश चीख मारते हुए बैठने की कोशिश की, क्योंकि जैसे ही उसने आंखें खोली उसने देखा कि साइका उसकी तरफ चेहरा किए बड़े भयानक अंदाज में देख रही थी। उसके चेहरे का रंग ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसके चेहरे से सारा खून निचोड़ लिया हो और होंठ इस कदर सुर्ख हो गए थे, लगता था जैसे अभी अभी उसने ताज़ा खून पिया हो। उसकी आंखें यूं फटकर फैल गई थी कि जैसे किसी ने दोनों हाथों की मदद से उन्हें मुख्तलिफ सिमत में खींच दिया हो। अपनी बीवी का इतना भयानक रूप देखकर अरशद के मुंह से खौफ से चीख निकल गई, इससे पहले कि वो उठकर बेड से भागता। इसी दौरान उसे उठता देखकर साइका ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोच ली। अरशद को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने आहनी शिकंजे में उसकी गर्दन कस दी हो। उसने अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी गर्दन उस डायन के शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहा। उस डायन के मुंह से बड़ी भयानक आवाजें निकल रही थीं और उसका चेहरा मजीद खौफनाक हो गया था और होंठों के किनारों से दोनों नुकीले दांत नमूदार हो गए थे। दूसरे लम्हे उसने अरशद की गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। अरशद दर्द से तिलमिला उठा और पानी से निकली मछली की वानी तड़पने लगा। उस डायन ने अपने दोनों दांत जो अरशद की गर्दन में पेवस्त किए हुए थे, उनसे बड़े मजे से उसका खून चूस रही थी। जैसे जैसे खून उसके पेट में जा रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग भी सुर्खी माइल होता जा रहा था। ताज़ा लहू पीने से उसके बदन और चेहरे पर तवानाई के वाज़े आसार दिखाई दे रहे थे। अरशद अब बेहोश हो चुका था। अच्छी तरह खून पीने के बाद उसने अरशद का मुर्दा जिस्म एक जानिब फेंका और एक मकरू डकार लेती हुई बेड से उठ गई। खून पीने से उसकी आंखों में एक खुमार सा उतर आया। उसने एक नज़र ज़मीन पर पड़े हुए अरशद के जिस्म पर डाली और दरवाज़ा खोलकर बाहर कॉरिडोर में निकल आई।
उसके चलने का अंदाज यूं था जैसे उसने कोई नशावर चीज खा ली हो। इस बार उसने अपना रूप बदलने की भी कोशिश न की और सीधी सहन में पहुंचकर बाहर जाने वाले मेन गेट की जानिब रुख कर लिया। घर में उस वक्त चूंकि वो दोनों ही मौजूद थे और अम्मी उस वक्त अस्पताल में थी, बाहर का मेन गेट खोलकर वो लड़खड़ाती बाहर सड़क पर निकल आई और अपनी धुन में सड़क के दरमियान चलने लगी। रात का वक्त, भयानक सन्नाटा, और ऐसे में एक अफरियत का यूं सड़क के दरमियान चलना एक डरावना मंजर पेश कर रहा था। उस वक्त अगर कोई ये मंजर देख लेता तो शायद डर के मारे वापस भाग जाता, लेकिन रात के इस वक्त दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो डायन अपनी धुन में लड़खड़ाती आगे बढ़ रही थी और फिर चलते चलते वो शहर से काफी दूर निकल आई। वो उसी जगह पहुंच गई थी जहां अरशद उसे पहली बार मिला था और फिर थोड़ी देर बाद अंधेरी रात में वो मंजर था। एक नौजवान अपनी गाड़ी पर दूर से आ रहा था और एक खूबसूरत हसीन लड़की सड़क किनारे बैठी गाड़ी की हेडलाइट्स की तरफ बड़े गौर से देख रही थी और उसे देखते देखते उसके चेहरे पर एक खबासत भरी मुस्कुराहट फैल गई। शायद कोई और उसकी मदद करने आ रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।